everyone. Good evening. कैसे हो सब finally? Yes. Welcome. We are back. Welcome to the part 7 of this chapter that is meeting life challenges. Yes. कैसे हो? शुरुआत तो हम कर चुके हैं. आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा शुभारंभ है. आप लोगों का बहुत बहुत नंदन अभिनंदन. बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे आज के सेकेंड लास्ट चैप्टर में. सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में. आई एम सो सॉरी. सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में है ना. और सेकेंड लास्ट पार्ट, सेकेंड लास्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा. बट अभी फिलहाल सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. यस, चैप्टर पे आएंगे. तुम्हारे कुछ कुछ तुम्हारी क्वेरीज भी होंगी कि दीदी बिना बताए, है ना, बिना बताए और जब भी उनका मन करता है आ जाती हैं, जब भी मन करता है क्लास ले लेती हैं. देखो ऐसा नहीं है. मैंने कल टेलीग्राम पे भी मैंने बताया था कि मैंने कल बहुत कोशिश की. पता नहीं क्या हो गया, टेक्निकल एरर था. मैंने तुम्हारे जूनियर्स को भी मैंने बताया. ये ना कैमरा काम ही नहीं कर रहा था. ठीक है, तो आई हैव अ कैमरा. वो एक है, मतलब मॉनिटर पे लगा होता है. वो कल काम ही नहीं कर रहा था. आई डोंट नो व्हाई. मतलब मैंने बहुत प्रॉब्लम, मुझे टेक्निकल हुआ. एंड एट लास्ट मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट टुमारो. इसीलिए फिर मुझे उसको पोस्टपोन करना पड़ गया. ठीक है, तो इसी वजह से तुम्हारी आज, अब सैटरडे को क्लास है, वैसे ही तुम्हारी यही वाली क्लास कल फ्राइडे हो जाती. बट प्रॉब्लम ये है कि आज ही तुम्हारी, डेट इज ऑन सैटरडे ही हम ये कर रहे हैं. तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है. सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी सैटरडे. एंड अगस्त का महीना भी शुरू हो गया है इसी के साथ. तो उसी एनर्जी के साथ, उसी वाइब के साथ, उसी जोश के साथ लेट्स कंप्लीट द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्योंकि लास्ट पार्ट, जैसा कि तुम जानते हो, इस चैप्टर के हम जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट्स हैं, जितने भी ग्लॉसरी टर्म्स हैं, हम वो करेंगे उसमें. ठीक है, ओके. सो बिना किसी विलंब के अपन लोग शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले, कैसे हो तुम सब? आई एम अज्यूमिंग कि तुम सब बहुत मजे में होगे, है ना. तुम लोग बहुत अच्छे होगे, ज्यादा परेशान नहीं होगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगे. अगर कोई भी मसला है, कोई भी दुविधा है, कोई भी स्ट्रेस हो, किसी भी बात का अगर तकलीफ है, तो यू कैन मेल मी, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल. आई एम जस्ट अ मेल अवे. ठीक है, आई एम जस्ट अ मेल अवे. ओके. तो आई रियली होप आप सब अच्छे हो, सुरक्षित हो, है ना. जहां भी हो सब अच्छे हो और सुरक्षित हो, ये सबसे ज्यादा होना जरूरी है. ठीक है, स्ट्रेस आते जाते रहता है, बट आपको अपने आप को सेफ रखना और खुश रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, और स्ट्रेस से ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की क्लास हमारी उसी के ऊपर है. थोड़ी सी अच्छी है, पॉजिटिव नोट पे है, लाइटर नोट पे है. तो तुम्हें कुछ ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं लगेगा कि समथिंग की जो तुम खुद भी लिख सकते हो. बट ये थोड़ा सा आइडिया तुम्हें हो जाए, तुम्हें अगर ऐसे कभी सवाल आए तो तुम्हें उसमें क्या लिख. ठीक है, तो जैसे कि तुम जानते हो कि हमारी क्लास की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन क्या है. तो जैसा कि तुम जानते हो, हमारी क्लास का परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होता है. हम उसको आज की क्लास में छोटा सा रिकैप करते हैं. यस. यस. तो जैसा तुम जानते हो, थर्सडे को अपन लोगों ने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कोपिंग विद स्ट्रेस. कोपिंग, स्ट्रेस के साथ कोपिंग कैसे होती है. स्ट्रेस की कोपिंग मतलब स्ट्रेस से आप उभर के कैसे आते हो, स्ट्रेस से आप डील कैसे करते हो. तो ऐसे क्या क्या आप तौर तरीके अपने जिंदगी में आजमाते हो जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को डील कर सकते हो. यस. यस. तो बहुत तरीके के तरीके हमारे होते हैं स्ट्रेस से डील करने के, जो पूरे पूरे हमारे, जो हम जिस तरीके से हमारे ख्यालात हैं, हमारे विचार हैं, दैट इज बिलीफ है, हमारे थॉट्स हैं, उसके बेसिस पे हमारे कोप करने के तरीके होते हैं. यस. काफी इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारी कोपिंग उसके बेसिस पे. अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो हमारे तीन, लाइक हमारे थे, मतलब कुलीग थे दो. दैट इज एंडलर एंड पार्कर. पार्कर से तुम लोग को अभी पीटर पार्कर याद आ रहा होगा ना. अभी नई नई उन लोग ब्रांड न्यू मूवी आई है, ब्रांड न्यू डे आई है ना. मैंने देखी नहीं है, बट आई हैव लाइक ऑफ कोर्स सुना तो है. ट्रेलर भी मैंने वैसे कुछ देखा नहीं है, बट यस, पार्कर से मुझे पार्कर का पेन, है ना. तो एंडलर और पार्कर ने अपना एक तरीका दिया था कि आप स्ट्रेस से कैसे कोप कर सकते हो, किस तरीके की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो.
तो इन्होंने 3 तरीके दिए थे। सबसे पहला इन्होंने दिया था टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, मतलब डायरेक्टली जो टास्क स्ट्रेसफुल चीज है जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, डायरेक्टली अपन लोग उसी को डील करेंगे। अगर आपको एग्जाम से स्ट्रेस हो रहा है तो हम सीधा एग्जाम को टैकल करेंगे। कैसे टैकल करेंगे? हम पहले एग्जाम को समझेंगे, उसके लिए सारे हम ऑप्शंस लिस्ट करेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। And जो चीज हम लाइक से सारे ऑल्टरनेटिव्स हम लिस्ट डाउन करेंगे, और जो ऑल्टरनेटिव हमें सही लगेगा, जो ऑल्टरनेटिव हमें अप्रोप्रिएट लगेगा, जो हमें लगेगा कि ये सभी हम इस टाइम में ये कर सकते हैं, ये हम इसके केपेबल हैं, इसके हम इतने ज्यादा हमारे पास इसके रिसोर्सेज हैं, हम वो ऑल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं। यस, ओके, दैट वाज टास्क ओरिएंटेड। उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था इमोशन ओरिएंटेड। इमोशन ओरिएंटेड क्या होता है? अब कोई भी तुम्हारे में स्ट्रेस हुआ, कोई भी तुम्हें मुश्किलें हुई, कोई भी तुम्हें परेशानी हुई, कोई किसी भी बात का तुम्हें तनाव दैट स्ट्रेस हुआ, तो उससे तुम्हें कोई एक इमोशंस आते हैं, तुम कुछ इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो, है ना? और हम क्या करेंगे, अब उस इमोशन को हेल्दी वे में डील करेंगे। अगर बहुत में गुस्सा है तो गुस्से में तुम क्या करोगे? अब किसी को जाके पकड़ के पीट तो दोगे नहीं, वो भी बहुत लोग करते हैं, बट दैट इज अनहेल्दी। तो हम क्या हेल्दी वे क्या करेंगे, हम बॉक्सिंग कर लेंगे, गुस्से का गुस्सा भी निकल जाएगा, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी। तो लाइक हेल्दियर वे में हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है। एंड उसके बाद एक होता है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, मतलब जिससे भी हमें परेशानी हो रही है, जिस चीज से भी हम इरिटेटेड हैं, जिस चीज से भी हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम उस चीज से अवॉइड, हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। कैसे? अपने आप को बाकी के कामों में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हमें इसको अवॉइड करना, तो अवॉइड हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था एंडलर एंड पार्कर का। अब आता है लाजरस एंड फोकमैन का, जिन्होंने भी ये कोपिंग के बारे में यही कहा, जहां पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में थिंकिंग करनी पड़ती है। उसके बेसिस के ऊपर हम अपने कुछ तरीके, तौर तरीके निकालते हैं जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकें, उससे रिलेटेड। और जो भी, अगर हमें पहली बात हम प्रॉब्लम को डील कर सके, और दूसरा अगर जो भी हमें रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम रेगुलेट कर सके, उसको हम कंट्रोल कर सके। तो दो तरीके की कोपिंग है, पहला है प्रॉब्लम फोकस्ड और दूसरा है इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस और इमोशन फोकस मोरल है, जो अभी तुमने ऊपर में भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, उसी के तरीके का। प्रॉब्लम फोकस इस वक्त सीधा प्रॉब्लम को ही डील करते हैं। इमोशन फोकस क्या होता है? सीधा इमोशन को फोकस करता है, लाइक जो भी इमोशन है मुझे प्रॉब्लम में क्या, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया, उसको डील करना है, सिंपल उसको डील करना, उसके तौर तरीके निकाल दिए, उसको डील कर दिया। उसके बेसिस पे क्या होता है, जब तुम इमोशन, जब तुम स्ट्रेस से डील करते हो प्रॉब्लम फोकस में, तुम्हें प्रॉब्लम की पूरी अवेयरनेस होती है, तुम्हें ये पता होता है मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं कि मैं उसे डील कर सकता हूँ, ये सब तुम्हें पता होता है। लेकिन अगर हम इमोशन फोकस की बात करें, तो यहाँ पर आप बेसिकली, आप उसको लिमिट करने, आप उसको बेसिकली जो भी आपको इमोशनल, आपके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आपके जितने भी इमोशंस हैं, आप उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हो, आप उसको हेल्दी वे में कोप अप करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो हालांकि लोग ज्यादा जब भी स्ट्रेस में आते हैं तो वो प्रॉब्लम फोकस ज्यादा यूज करता है एज कम्पेयर टू इमोशन फोकस। अब हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो जब हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ा था ना, तो मैंने ये भी, मैंने तो अगर तुम्हें याद हो, अगर मैंने ऐसा कुछ, मुझे लगता है मैंने बोला था, अगर नहीं बोला तो मैं आज बोलती हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट लाइक कि सिर्फ बच्चों को स्ट्रेस होता है, मैंने ये भी नहीं कही कि सिर्फ बच्चों को स्ट्रेस ही नहीं होता, मैंने ये भी नहीं कहा, लेकिन बच्चों के साथ साथ स्कूल में जो टीचर्स आपको पढ़ा रही है उनको भी बहुत स्ट्रेस होता है ना? क्योंकि उनको, आप जैसे आपका काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, टाइम से पढ़ना, वो आपके लिए एक काम है। लेकिन मैम, हमारी टीचर्स के लिए स्ट्रेस क्या है? उनके लिए है कि आपको पढ़ाना है, मटेरियल कंटेंट प्रिपेयर करना है, टाइम से आपका पेपर सेट करना है, आपको इफेक्टिवली पढ़ाना है, आपका पेपर चेक करना है, आपको रिजल्ट देना है, आपके पेरेंट्स से, उनके पास स्ट्रेस के बहुत सारे सोर्सेज है, प्लस उनकी खुद की भी जिंदगी है, राइट? वैसे तो जैसे तुम्हें पता है कि स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, तुम्हें वो अंदर ही अंदर मारते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब मर जाओगे अंदर से। मर जाओगे अंदर से का मतलब है तुम कुछ भी करने के लायक नहीं बचोगे, तुम इतने स्ट्रेस्ड हो जाओगे, तुम इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे। और जैसा कि मैंने तो शुरुआती दौर में भी बताया था, 50 to 60% ऑफ जो तुम हॉस्पिटल में जो केसेस देखते हो ना, मेडिकल केसेस, वो स्ट्रेस की वजह से होता है।
तो ऐसे बहुत तरीके हैं जो हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम स्ट्रेस से डील कर सके। तो एक तरीका तो है रिलैक्सेशन, कि जिसमें तुम डीप ब्रीदिंग करते हो, है ना, तुम अपने माइंड बॉडी को काम रखते हो, रिलैक्स रखते हो, तुम जब शांत रहोगे तो तुम काम भी अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जब तुम हड़बड़ाहट में रहोगे, जब तुम अच्छे से काम नहीं करोगे, जब तुम रिलैक्स नहीं रहोगे, तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा। फिर यू हैव मेडिटेशन प्रोसीजर। मेडिटेशन मतलब व्हाट? ध्यान लगाना, है ना। ध्यान में जब हम बैठते हैं, जो योगी वगैरह जो ध्यान में बैठते हैं, उस प्रोसीजर में क्यों? क्योंकि उसमें तुम अपने जितने भी आपको बाहर से जितने भी आपके आउटवर्ड्स थॉट हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, आप उन सबको धक्के मार के अपने अपने दिमाग से निकालते हो। आप किसी के बारे में नहीं, आप बस अपने आप के साथ समय बिताते हो, मेडिटेशन। उसके बाद बायो फीडबैक होता है। बायो फीडबैक क्या होता है? बायो फीडबैक एक ऐसा होता है जैसे एक इंसान है और एक मशीन है। अब इसमें क्या होता है, इंसान के ऊपर ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे पैचेस होते हैं, ठीक है, पैचेस होते हैं। और ये पैचेस क्या होते हैं, इन सब ये सारे पैचेस ना, ये इससे कनेक्टेड होता है, मशीन से, सब मशीन से कनेक्टेड, एवरीथिंग। ठीक है, क्यों कनेक्टेड होता है? क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, जब भी आप तनाव में होते हो, तो उस तनाव की वजह से आपकी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे काफी चीजें होती है। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपके लंग्स में वो होता है, बहुत कुछ होता है ना। तो वो चीज को मॉनिटर करने के लिए कि स्ट्रेस आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट ला रहा है, आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे उससे वजह से डील कर, मतलब उसकी वजह से हैम्पर्ड हो रही है स्ट्रेस की वजह से, आप ये करते हो, क्या करते हो आप, कि एक मशीन में आप मॉनिटर करते हो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी स्ट्रेस की वजह से कितनी हैम्पर्ड हो रही है। तो जब आपको ये पता चलता है, जब आपको इसकी अवेयरनेस होती है, तो आप टेक्निकली खुद ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हो। तो दैट इज बायोफीडबैक। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो बेसिकली पहले आपका असेसमेंट होता है, फिर आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे रिलैक्सेशन कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आपको ये सारी चीज आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हो। ठीक है, फिर आता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जहाँ पे आपको इमेजिनेशन के तौर तरीके से आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस करते हो। ये एक अवॉइडेंस टेक्निक हो, तुम मान लो पॉजिटिव अवॉइडेंस टेक्निक, जहाँ पे तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है और अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम ये तरीका अपनाते हो। ठीक है, उसके बाद है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, सीबीटी। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग। कहने का मतलब स्ट्रेस को खत्म करना है। कैसे? क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर तुम्हारा कॉग्निशन से हो रहा है। तुम नेगेटिव सोच रहे हो, तुम नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो तुम्हारे बिहेवियर पे दिख रहा है, वो तुम्हारे फीलिंग्स में दिख रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव में तुम ट्रांसफॉर्म करते हो। यस, तो तुम्हें जो भी नेगेटिव थॉट्स है तुम्हारे, उसको तुम्हें पॉजिटिव में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारी कॉग्निटिव थिंकिंग पे काम होता है। जो भी तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स है, तुम्हारा पहले वो असेस होता है, उसके बाद वो चेंज होता है। उसके बेसिस पे तुम्हारे बिहेवियर्स भी चेंज होता है, तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं। यस, उसके बाद तुम स्ट्रेस रिडक्शन की तरीके से, क्योंकि कैसे कैसे स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर तुम उसको फॉलो अप करते हो, मोर और लेस लाइक बायो फीडबैक। ठीक है, और एक्सरसाइज तो यू नो, नॉर्मल फिजिकल रेगुलर एक्सरसाइज, जहां पर एक हफ्ते में तुम 4 बार, जहाँ पे बोला जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका जो बॉडी का जो स्ट्रेस है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जितना भी टेंशन है, अराउजल है, वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो वो जितने भी ये जो स्ट्रेस की वजह से जो आपकी बॉडी पे अफेक्ट हो रहा है ना, वो धीरे धीरे निकल जाता है। यू फील लाइटर, यू फील एक्टिव। तो हफ्ते में 4 दिन आधे आधे घंटे के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल। अब आप करते हो या नहीं करते हो वो आपकी प्रॉब्लम, ठीक है, वैसे करना चाहिए। ठीक है, एंड हर एक्सरसाइज एक फॉलो अप, एक वार्म अप सेशन के साथ, और उसकी एंडिंग एक क्लोज सेशन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था थर्सडे। लेकिन आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव हेल्थ फैक्टर्स क्या हैं, और तुम्हारी जिंदगी को हम थोड़ा और खुशहाल कैसे बना सकते हैं, है ना। तो कुछ क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा अच्छा कुछ हो सके। तो जैसा कि तुम जानते हो, किसी की भी जिंदगी ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें किसी को कोई परेशानी ना हो, मसला नहीं हो। किसी की जिंदगी ऐसी हो ही नहीं सकती, किसी की भी जिंदगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकती, मतलब ऐसे नहीं जा सकती।
उसकी जिंदगी ऐसे ऐसे ही जाएगी, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि सबके जिंदगी में किसी ना किसी तरीके का तनाव होता है, सब कोई अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी झेलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर परेशानी से परेशान, हर परेशानी को वो डील करना जानता है, उसके पास कुछ कुछ कोपिंग तो होता है ना कि वो उससे बेहतर उसे डील कर सके। तो क्या होता है उस जब परेशानी से वो डील करते हो, तो क्या होता है, परेशानी, तुम जीवन में चल रहे हो, परेशानी आएंगी, तुम उसको टैकल करोगे, तुम उसे डील करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। तो तुम रुकते नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी को रीबिल्ड करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। उसके बेसिस पे तुम्हारे एटीट्यूड्स बदलते हैं, तुम्हारे बहुत सारा सपोर्ट तुम्हारा वो होता है ना। और जब भी तुम ये अच्छे से कर लेते हो, जब तुम अच्छे से कोई भी चीज डील कर लेते हो, टैकल करते हो, तुम्हारी एटीट्यूड पॉजिटिव होते हैं, तुम्हारे पास सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। किस बेसिस पे, इन्हीं सारे बेसिस पे तुम अच्छे से कर पाते हो, जो तुम्हें पता है कि मेरे पीछे मेरे साथ लोग हैं, मेरी थिंकिंग अच्छी है, पॉजिटिव है, मैं अपने आप को सकारात्मक सोच में रखता हूँ, तो तुम ये सारे काम कर पाते हो। तो यही लिखा हुआ है। जब भी हम किसी प्रेशर में होते हैं, हमें ये होता है कि वी व्हेन वी फाइंड वेज, जब भी हमारे पास तरीके हैं कि किसी भी प्रेशर को मैनेज करने का, जब भी हमारे पास बहुत एनर्जी है, वाइब है, गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो उससे हम कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, उससे हम सीख जाते हैं कि हमें इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि आप ये सारी चीजें अपने जीवन में अच्छे से करो। बेसिक इन वन वर्ड अगर मैं बोलूं, तुम्हें कुछ ऐसे स्किल्स सीखने हैं जिससे कि तुम्हारी लाइफ पॉजिटिव वे में आगे बढ़, तुम्हारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आए, तुम्हारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव वेलबींग आए। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहला तरीका है एक ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट करना, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। तुमने सुना वाटर रेजिस्टेंट? तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच होगा तो वो होता है ना वाटर रेजिस्टेंट, या अगर तुम लड़की हो तो तुमने मेकअप वगैरह का देखा होगा ना, वाटर रेजिस्टेंट मस्कारा या आईलाइनर। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रखना, कि मतलब उस चीज से वो बचा के रखता है। तो ऐसी पर्सनालिटी तुम्हें डेवलप करनी है जिससे कि तुम्हें स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। तो एक रिसर्चर थे, डेट इज कोबासा। कोबासा ने क्या किया था, उन्होंने ये अपने स्टडीज में ये देखा कि जो लोग हाई, जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, उनको स्ट्रेस तो बहुत होता है, लेकिन उनको कोई भी, उनकी जो इलनेस है, हमने अभी तक क्या देखा कि ज्यादा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा इलनेस आपको होगी, उतना ज्यादा आप बीमार पड़ते हो, क्या कि इम्यून खराब होती है। इन्होंने देखा किसी का अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब जरूरी नहीं कि उसका इलनेस बहुत ज्यादा होगा, उसका इलनेस कम होता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी है ना, इसके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक है: कंट्रोल, कमिटमेंट, चैलेंज। कंट्रोल, कमिटमेंट, चैलेंज, जो हर जिस इंसान के अंदर ये तीन चीज होंगे, उस इंसान के अंदर ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी भी होगी, नो डाउट अबाउट इट। ओके, तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी क्या हुई? यही हुई। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हार्डीनेस। यही इन तीनों ट्रेड्स को हम बोलते हैं हार्डीनेस। हार्डीनेस में तीन ट्रेड्स आती है। हार्डीनेस मतलब क्या? तुम कितने ज्यादा मजबूत हो, तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर कितने अच्छे बिलीव्स हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, और तुम कैसे दुनिया से अपने इंटरैक्ट करते हो। क्योंकि ये जो तीनों एस्पेक्ट्स है ना, ये इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंट्रोल मतलब तुम्हारे जिंदगी में तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो अपना, मतलब तुम जो भी तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य हैं, पैशन है, जुनून है, एस्पिरेशंस है, ख्वाब है, सपने हैं, तुम उसको कितना कंट्रोल करते हो, तुम्हारे कितने कंट्रोल में है। कमिटमेंट इज लाइक व्हाट यू कैन डू, है ना, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू कैन डू, तुम किसके लिए कितना कुछ कर सकते हो। जब तुम्हें पता है तुम किसी के लिए कितना कुछ कर सकते हो, तो तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता है। यस, तुम्हें अपनी लिमिट पता है, और अगर तुम्हारी लिमिट से ज्यादा जब तुम कोई काम करोगे तो तब तुम्हें स्ट्रेस होगा, वो वाली बात। तो तुम्हें कमिटमेंट अपनी पता है, तुम्हें ये पता है कि मेरे हाथ में क्या क्या है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, है ना। और चैलेंज क्या है कि तुम हर एक चीज में तुम एक अपॉर्चुनिटी देखते हो टू इम्प्रूव, खतरा नहीं देखते हो। तो जिसके अंदर ये तीनों चीजें होती है, वो इंसान काफी हार्ड, उसके अंदर ये हार्डीनेस की क्वालिटी होती है। पहली बात, सेंस ऑफ पर्सनल कमिटमेंट, कि तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो। सेंस ऑफ कंट्रोल तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, और अ फीलिंग ऑफ चैलेंज।
तो जो भी स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं उनको अपनी जिंदगी पे कंट्रोल है कि उनकी इच्छाएं क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, पर्सनालिटी सॉरी पर्पस क्या है, जिंदगी का डायरेक्शन क्या है, उनकी जिंदगी का उनको सब पता होता है, उनको उसका कंट्रोल है। कमिटमेंट, वो अपने काम के प्रति, फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज, अपने बारे में सबके लिए वो कमिटेड है। अलॉन्ग विद दैट चैलेंज, वो हर चीज को, जो भी उनकी जिंदगी में बदलाव आते हैं उसको वो खतरा नहीं देखते, वो देखते हैं कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज क्वाइट नॉर्मल एंड इट इज पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके। तो जिस इंसान में ये इम्प्रूवमेंट वाली स्किल है ना, जिस इंसान में इम्प्रूवमेंट वाला एटीट्यूड होगा ना, वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छे से आगे जिंदगी में बढ़ेगा। तो अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लाना सीखो, अपनी जिंदगी में चेंज को वेलकम करो, अपनी जिंदगी में चेंज से डरो मत। अभी कभी भी तुम्हारी जिंदगी में चेंज आता है ना, बदलाव आता है, तो उसको खतरा मत देखो, उसको देखो कि वो एक तरीका है, वो एक अवसर है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि तुम्हारी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। यस, शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा बट विद टाइम एडजस्ट हो जाओ। ठीक है। अब इसके साथ साथ इतने स्किल सबके अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, जरूरी नहीं कि सब में कैरेक्टरिस्टिक हो, लेकिन हमें ऐसे काफी लाइफ स्किल सीखने पड़ते हैं जिससे कि हम अपनी जिंदगी को और पॉजिटिव वे में लीड कर सके। अब तुम बोलोगे दीदी लाइफ स्किल क्या होता है? देखो, लाइफ स्किल, लाइफ जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी से डील करने का तरीका, जिंदगी में जो भी तुमसे डिमांड आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जो जो डिमांड्स, एक सेकेंड ना, तो छींक नहीं आती, एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छींक आते आते रुक जाती है, पता नहीं। ओके, तो लाइफ स्किल इज बेसिकली वो पॉजिटिव तरीके, वो अच्छे तरीके, वो हेल्दी तरीके जिससे कि तुम अपने जिंदगी में जो भी तुम्हारे डिमांड्स है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सब चीजों से डील कर सको अच्छे से, पॉजिटिवली, हेल्दी वे। तो दैट इज कॉल्ड लाइफ स्किल। ठीक है। अब ये लाइफ स्किल की जो एबिलिटी है कि हम कितने अच्छे से किसी चीज से डील कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स कि हम किस चीज से क्या लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे हर चीज पे ये चीज हमारी डिपेंड करती है। ठीक है। हम किस चीज से कैसे कोप कर रहे हैं कि ये सब हमारी डिपेंड करती है कि हम लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारा उनसे इंटरेक्शन कैसा है, हमारा खुद से इंटरेक्शन कैसा है, हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, हर एक चीज पे ये डिपेंड करता है। और ये जो स्किल्स है ना, इसको सीखना पड़ता है और ये विद टाइम इम्प्रूव भी होते हैं। तो क्या क्या लाइफ स्किल आज हम पढ़ेंगे, लेट्स डिस्कस। सबसे पहला असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिव, तुम्हें एक ऐसा स्किल है ये जहां पे तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हें अच्छे से तुम सामने वाले से बात कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली, साफ, स्पष्ट, क्लियर तरीके से। क्या होगा इससे? स्पष्ट क्लियर तरीके से, मतलब कम्युनिकेशन स्किल की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात हो रही कम्युनिकेशन स्किल आएगा, ये इंप्रूविंग रिलेशनशिप में आएगा। असर्टिवनेस का मतलब क्या है? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट, आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक कॉन्फिडेंट, एक अच्छा पॉजिटिव फर्म बिलीफ आपको चाहिए, फर्म बिहेवियर, आपको फर्म कम्युनिकेशन होना चाहिए और इतना साफ होना चाहिए कि सामने वाले को एक बार में समझ में आ जाए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। फॉर एग्जाम्पल, बट इन अ पोलाइट मैनर, ऑफ कोर्स, ये नहीं कि लड़ झगड़ के बोलूं, नहीं, इन अ पॉजिटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल, असर्टिवनेस की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि तुमको कि तुम्हारे दोस्त ने बोला कि भाई चल ना हम लोग मोमोज खा के आते हैं, और तुम्हारा भी बारिश हुई है, यू आर लाइक कि नहीं भाई मेरा मन नहीं, बट उसने 2-3 बार बोले तो अब तुम उसको मना नहीं कर पाते, तुम क्या बोलोगे? सुन, ऐसा है, तू चले जा, बट मेरा ना भी जाने का मन है। यू विल असर्टिव टू से कि यार देखना बारिश भी कितनी हो रही है, हम कैसे मोमोज खाएंगे, और अभी तो मोमोज नहीं खाने चाहिए, ऐसे तबीयत खराब लगेगी। यू आर डायरेक्टली सेइंग नो टू योर फ्रेंड। असर्टिव का मतलब होता है, इसमें बहुत चीजें आती है। पहली बात, अपने दोस्त को ना बोलना, ये सबसे डिफिकल्ट होता है, किसी को भी ना बोलना, किसी ने भी तुम्हें रिक्वेस्ट करी और तुमने उसको ना बोला, ये सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल होता है, बहुत परेशानी है लोगों के लिए। यस, एक है ये। उसके बाद जो भी तुमने बोला, उसको बिना, जो भी तुमने अपने ओपिनियंस रखे, तुम्हें वो ओपिनियन, ये सोच, फिर ओपिनियन के बारे में सोचना नहीं है कि यार अरे यार मैंने ये कैसे बोले, इसको तो बुरा लग जाएगा, नहीं, तुमने बोला कॉन्फिडेंट। देखो, असर्टिवनेस का मतलब जो भी तुम करो कॉन्फिडेंटली करो। तो तुम अपने दोस्त को मना कर रहे हो, किसी के भी रिक्वेस्ट को मना कर रहे हो कॉन्फिडेंटली, तुम अपना कोई भी ओपिनियन रख रहे हो कॉन्फिडेंटली,
तुम कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई भी इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो कॉन्फिडेंटली, तुम हर चीज कॉन्फिडेंटली करोगे। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें कम्युनिकेट करने में बेटर फील होगा। साफ स्पष्ट तरीके से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम असर्टिव रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगा, और तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी की एक सॉलिड फाउंडेशन होगी। तो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव, यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड कि भाई मैंने कहा मतलब कहा, अब ये बदलेगा नहीं, दैट। ठीक है, एक हुआ लाइफ स्किल लिए। दूसरा लाइफ स्किल है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से तो तुम बहुत कुछ कर रहे हो, है ना? मतलब कल सबमिशन होगा और तुम आवाज हो के अरे यार दीदी क्या करें, मतलब पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, प्रोजेक्ट भी सबमिशन है, एनीमे भी देखना है, सब कुछ करना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है ना? तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें किसके लिए टाइम नहीं मिलता, जबकि हमारे पास टाइम बहुत है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें कौन सा टाइम किस चीज के लिए कितना डिवोट करना है, राइट? ये एक कला है। टाइम मैनेजमेंट एक कला है जिसमें तुम 24 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करो कि तुम्हारा काम भी हो जाए, तुम्हारा अपने लिए भी समय निकल जाए, तुम्हारी हॉबीज भी हो जाए, तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, सब हो जाए। मतलब ये तरीका आर्ट है, कला है। टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके, तो जिस तरीके से तुम अपना समय बिताते हो, इट टिपिकली शो कि तुम्हारे जिंदगी का क्वालिटी क्या है, व्हाट इज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तुम अपनी जिंदगी को किस तरीके से सब देखते हो, पॉजिटिव देखते हो, नेगेटिव देखते हो, कैसा देखते हो? तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, इससे तुम्हारा जो टाइम प्रेशर है ना कि ये काम इतने बजे करना है, करना ही पड़ेगा, वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये कम करने के लिए तुम्हें अपना जो टाइम के लिए जो परसेप्शन है ना, टाइम की तरफ जो तुम्हारे जो ख्याल है, तुम्हें उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से तुम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो? अपना टाइम उन चीजों पे डिवोट करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, जो तुम्हारे लक्ष्य हैं, उनके ऊपर टाइम डिवोट करो। ऐसे अनरियलिस्टिक चीजों पे तुम्हें टाइम डिवोट नहीं करना कि मैं एक किताब आज पढ़ लूंगा, वो कभी नहीं कर पाओगे। तो डिवोट योर टाइम वाइजली। आज मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। आज मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, फिर मैं अपना स्कूल का काम करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा एनिमे देखूंगा, फिर मैं थोड़ा सा बाहर खेलने चला जाऊंगा। ऐसे यू हैव टू डिवोट योर टाइम, क्योंकि ये सब तुम्हारे गोल्स है। तो सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है कि तुम्हें अपना समय उन चीजों पे लगाना है जिसको तुम वैल्यू करते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, और या जो जो तुम गोल्स अचीव करना चाहते हो। तो तुम्हें इसमें बहुत रियलिस्टिक होना है कि क्या तुम जानते हो और क्या तुम्हें करना चाहिए विद इन अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, क्या तुम्हें करना चाहिए, एंड दैट यू मस्ट डू इट विद इन अ सर्टेन पीरियड, एंड सब कुछ का तुम्हारा एक बैलेंस तुम्हें पता होना है। क्या तुम्हें करना, कितने देर में करना है, इस चीज का तुम्हारे अंदर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर एक पेज का चैप्टर, अगर एक चैप्टर तुम्हें कंप्लीट हो तो एक चैप्टर तुम्हारा 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसा बैलेंस होना चाहिए। तो दोनों में बैलेंस भी जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। फिर है रैशनल थिंकिंग। बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंडिविजुअल को तब होता है जब उसकी थिंकिंग नेगेटिव होने लगती है। वो नेगेटिव, कुछ भी उसके सामने स्ट्रेस आया, वो अपने आप को नेगेटिव जोन में डाल देगा, नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, नेगेटिव अपने आप को सेल्फ डाउट में डाल देगा, सेल्फ ब्लेम करेगा, है ना? हर चीज अपने ऊपर लेगा, नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो वहां पे तुम्हें बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये नेगेटिविटी से तुम्हें पॉजिटिविटी में आना है, तो तुम्हें यहाँ पे अपनी जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको चैलेंज करना है, उसको कन्फ्रंट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसकी जगह उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट से चेंज करना है। सिंपल है। ठीक है, तुम्हें ये लग रहा है कि यार मैं एग्जाम में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम ऐसे बोलो कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं टॉप नहीं करूंगा, लेकिन मैं पास तो हो ही जाऊंगा। इतना तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। जब तुम ये एक ही चीज अपने आप को बार बार कहोगे ना, तुम एक्चुअली वो काम कर लोगे। ट्रस्ट मी। चेंज योर टॉक, चेंज योर थिंकिंग। देखो तुम्हारा जो भी है ना सब यहाँ है। अगर तुम यहाँ से पॉजिटिव हो ना तो तुम सब कुछ पॉजिटिव ही करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कहीं भी नेगेटिविटी आ गई ना तो फिर तुम सब नेगेटिव हो जाएगा। ट्रस्ट मी। फिर आ जाता है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में एक भरोसा और एक बातचीत, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन होता है। चाहे अब वो रिश्ता तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हो, तुम्हारे दोस्त के साथ हो, तुम्हारी क्रश के साथ हो, कि तुम अगर एक्चुअली किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो, उसके में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारे रिलेशनशिप को
आगे तक लेके जाने का, लंबे समय तक लेके जाने का। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारे 3 स्किल्स आते हैं जो तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम्हें आता है वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो ये सीख लो आज। क्योंकि अगर तुम्हें अपना रिश्ता किसी के साथ लंबे साल तक, हमेशा जीवन भर तक टिकाना है ना, तो ये स्किल्स तुम्हें आनी ही चाहिए। सबसे पहली स्किल, तुम्हें दूसरों की बात सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सिर्फ अपनी नहीं बोलनी है, दूसरे की भी सुनने की आदत डालो। दूसरे ने जो कहा उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालो। पहली बात तो दूसरे का सुनो, एक्टिवली सुनो। अपने ओपिनियंस, क्या तुम फील करते हो, क्या तुम सोचते हो, उसको भी एक्सप्रेस करो। ये नहीं कि बस पैसिवली हम ले रहे हैं, नहीं। जो तुमने सुना उसके बारे में तुम बताओ, उसके ऊपर तुम अपनी राय दो। तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, तुमने क्या फील किया, तुम्हारे क्या इमोशंस है, वो बताओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस फैक्ट को जो सामने वाले ने कहा उसको एक्सेप्ट करो। उसको ये मत करो, उससे आर्ग्यूमेंट मत करो, उसमें ये मत करो कि यार तू ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये होता फलाना। नहीं, उसने बोला, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम्हें नहीं सही लगा, कोई बात नहीं, तुमने एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन एक्सेप्ट इट, डोंट इग्नोर इट। ये मत करो कि बस मैंने अपना पढ़ा, मैंने अपना सुना, तुमने जो बोला मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरीके का एटीट्यूड अपने रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में रखोगे, ट्रस्ट में तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग। ठीक है, दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, इवन दो तुमसे अलग है। देखो हमारी हाथ है, हमारे हाथों की 5 उंगलियां भी अलग है। तो तुम और तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारे जो पार्टनर है, तुम्हारे जो क्रश, कोई भी तुमसे कितना, कैसे सिमिलर होगा मुझे बताओ। सबके अलग अलग थॉट पैटर्न, फीलिंग सबके होंगे। सो ये चीज को जब एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, जब दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना सीख जाओगे, एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, तो ये जो जलन है, जेलिसी है, और वो जो है ना इरिटेटिंग बिहेवियर सा जो होता है, या उस टाइप का जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो होता है, वो डोमिनेटिंग बिहेवियर, वो कम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस कम करने का सबसे बड़ा एक और तरीका है लाइफ स्किल, दैट इज योर सेल्फ केयर। तुम अपने बारे में, अपने आप के बारे में कितना ध्यान देते हो, तुम अपने आप को कितना अपने पे ध्यान देते हो, दैट इज योर सेल्फ केयर। अगर तुम अपने आप को स्वस्थ, हेल्दी रखते हो, फिट रखते हो और पॉजिटिव माइंडसेट में रखते हो ना, तो तुम हर एक चीज से पॉजिटिवली और अडेप्टिवली अच्छे से डील कर सकते हो। तुम किसी भी चीज से फिजिकली और इमोशनली डील कर सकते हो। ठीक है, व्हेन आई से इट, एक्चुअली इट इज, कि इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस हुआ है। अगर तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो तुम हर चीज अच्छे से डील कर सकते हो। जब भी तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो तुम्हारी थिंकिंग, पता है ब्रीदिंग कहाँ से होती है? यहाँ चेस्ट से, छाती से। और अच्छे से नहीं होती, क्योंकि तुम इतने स्ट्रेस्ड हो कि तुम छाती से ब्रीथ करते हो। लेकिन जब तुम रिलैक्स्ड होते हो तो चेस्ट और मतलब पेट, स्टमक, इन दोनों के बीच में ना एक गैप होता है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। है ना, डायफ्राम मसल आता है। तो डायफ्राम जो होता है, उससे तुम्हारी डीप ब्रीथिंग होती है, तो तुम बहुत रिलैक्स फील करते हो। जब तुम रिलैक्स फील करते हो ना, एक बड़ा एक्सपीरियंस, तुम्हारी ब्रीथिंग तुम्हारे यहाँ पेट और चेस्ट के बीच में जो जगह ना, डायफ्राम, वहां से होती है। लेकिन जब भी तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो तुम्हारी ब्रीदिंग यहाँ ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ से होती है, चेस्ट के ऊपर तुम्हें कुछ भारीपन लगता है। तो इसीलिए जब भी तुम अगर अपना ख्याल रखोगे ना, तुम हर चीज अपने आप को, ये सब छोटी छोटी चीजों से दूर रखोगे, जिससे तुम्हें इरिटेशन हो, जिससे तुम्हें स्ट्रेस हो, तो तुम अपना सेल्फ केयर खुद कर रहे हो। अगर तुम अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखोगे तो तुम्हारी सेल्फ केयर हो रही है। ठीक है, सेल्फ केयर मतलब हमेशा यही नहीं कि बस स्किन केयर कर लिया और ये कर लिया, नहीं, सेल्फ केयर, खुद की केयर करनी है। तो खुद के थिंकिंग, खुद के फीलिंग, खुद के इमोशंस, खुद के बिहेवियर, सबकी तुम्हें केयर करनी है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट का कहने का मतलब है कि इसके आगे कुछ और है। ठीक है, तो ये सारी लाइफ स्किल्स, ये एक और लाइफ स्किल है, ये लास्ट लाइफ स्किल है, दैट इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट। देखो, अनहेल्पफुल बोल दिया, पहली बात तो हैबिट, हैबिट क्या, आदत। कौन सी आदत जो तुम्हारे लिए काम की नहीं है ना, उससे तुम्हें ओवरकम करना है। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स है जो तुम्हारे काम की नहीं है? सबसे पहला परफेक्शनिज्म, उसके बाद है अवॉइडेंस, और तीसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन। परफेक्शनिज्म क्या होता है? किसी भी काम को 100% तक करना, अच्छे से,
बिल्कुल इसमें इधर से उधर 19-20 का भी फर्क ना दिखे, बिल्कुल ऐसा 99.99% वाला काम। ठीक है, परफेक्शनिज्म वो काम होता है, मतलब वो इंसान उसमें इतनी सी भी गलती की गुंजाइश उसमें की नहीं होनी चाहिए। अगर एक पेज पे एक इंसान अगर परफेक्शनिस्ट है ना, और अगर उसके एक पेज पे हल्का सा भी प्रॉब्लम आ गया, उसने अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो पूरा पेज फाड़ के फिर से नया बनाएगा। उसमें पता है कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी मेहनत आपकी जाती है। परफेक्शनिस्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत फैक्टर्स हैं जो उसको परेशान करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये ना शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हैं हमें हेल्प करने की, शॉर्ट टर्म बेसिस पे किसी भी चीज से स्ट्रेस से डील करने के लिए इट इज ओके, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। शॉर्ट टर्म तक ठीक होता है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होता है इससे। अगर मैं परफेक्शनिस्ट की बात करूँ, ये वो लोग हैं जिनको हर चीज सही चाहिए, गलती की गुंजाइश वो मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काफी चीजें उनके मतलब उनकी जो ये स्टैंडर्ड्स है ना, वो काफी डिफिकल्ट है मीट करना। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती है परफेक्शनिज्म को। टाइम कितना है, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर उसको हमने टाइम पे काम खत्म नहीं किया, कितने एफर्ट्स लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब तक काम नहीं खत्म होता तो इंसान रिलैक्स नहीं कर पाता, इंसान हमेशा परेशानी में रहता है। हर एक चीज इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं अवॉइडेंस की बात, एक तो परफेक्शनिज्म हो गया, अब हो गया अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या होता है? कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम आया, तुम्हारी एग्जाम के मार्क्स आ गए, तुम्हें एग्जाम के मार्क्स से तुम बहुत परेशान हो गए, स्ट्रेस हो, क्या करोगे? भूल जाओ, अवॉइड कर दो। एंडलर और पार्कर ने दिया ना अवॉइडेंस, तो तुम उसको अवॉइड कर दो, तुम उसको इग्नोर कर दो। तुम क्या करने, तुम टीवी देखने लग जाओ, तुम गाना सुनने लग, तुम अपने बेसिकली मूड को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, दैट इज द थिंग। ठीक है, उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, आज काम अपना तुम कल पे टालते रहते हो, आई विल डू इट लेटर, ये वाला तुम्हारा सेंटेंस हमेशा चलता है। आज तुम्हें असाइनमेंट मिला, आपने बोला एक हफ्ते के बाद तुम्हें इसकी सबमिशन है, तुमने क्या किया? बोला अच्छा कल कर लूंगा, अरे कल कर लूंगा, अरे टाइम है अभी, कल कर लूंगा। तो यू आर डिलेइंग इट, तुम अपना काम करने का ये डिले कर रहे हो, और इससे क्या हो रहा है? ये तो बहुत करते हो तुम प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना? मम्मी बोलेगी बेटा जाके कपड़े उठा लाना जरा छत से, तुम क्या बोला, अच्छा मम्मी कर लूंगा ना, मम्मी मैं कर। एक टाइम पे ऐसा आएगा मम्मी खुद जाके कपड़े उठा लेगी, बोलेगी तुम्हारे पास कुछ नहीं। हाँ कि ना? सबके घर का यही हाल है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब हम काम को टालते रहते हैं, कल पे डालते हैं, बाद पे डालते हैं, ये बेसिकली। तो जो लोग एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो क्यों प्रोक्रेस्टिनेट? क्योंकि जो उस काम से रिलेटेड जो उसको डर है या फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, वो उसको कन्फ्रंट नहीं करना, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं करना। तो इसलिए उसको आगे कल पे टाल देता है कि कल देख लेंगे, आज तो कम से कम मैं सुकून से जी लूं, उसका ये फील। तो ये सारे जो लाइफ स्किल्स अभी तुमने देखे ना, ये तुम्हें अपने जीवन में यूज करना जरूरी है, जिससे कि तुम थोड़ा सा बेहतर फील कर सको, जिससे तुम थोड़ा अच्छा महसूस कर सको, ट्रस्ट में। ठीक है, अब ये तो कुछ हो गए तुम्हारे लाइफ स्किल्स। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिससे तुम्हारा पॉजिटिव हेल्थ अच्छा होता है। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ तुम्हारा होलिस्टिक होता है, हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होता। हेल्थ तुम्हारा इमोशनल होता है, हेल्थ तुम्हारा सोशल होता है, हेल्थ तुम्हारा स्पिरिचुअल होता है। सारी की वेलबींग, सारी की अच्छाई, सब में अच्छा। फिजिकल हेल्थ तुम्हारा अच्छा हो, फिजिकली तुम अच्छे हो, इमोशनली तुम अच्छे हो, सोशली तुम अच्छे हो, स्पिरिचुअली तुम हेल्थ अच्छे हो, है ना? और तुम्हारे अंदर कोई भी डिजीज नहीं हो, 1% भी नहीं, दैट इज कॉल्ड अ हेल्थ। तो हेल्थ इज अ स्टेट जहाँ पे यू हैव अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव हेल्थ की बात करूं, अगर मैं अच्छे सकारात्मक हेल्थ की बात करूं, तो इसमें तुम्हारी कुछ कुछ चीजें होती है। अगर मैं फिजिकली बोलूं तो तुम्हारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, उसमें कोई डिजीज तुम्हें नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारा सोशल बोलूं तो तुम्हारे रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी के होने चाहिए, है ना? अगर मैं तुम्हारा बोलूं सोशल हो गया, मेंटल हो गया, तो तुम्हारी जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए।
ये सब है अगर पॉजिटिव हेल्थ की बात करो तो पॉजिटिव हेल्थ में ये कंस्ट्रक्ट है, ये क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर तुम बोलते हो कि मेरा हेल्थ पॉजिटिव है तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तुम फिजिकली तुम यू शुड बी हेल्दी, तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब इफेक्टिव होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए, सेल्फ रिगार्ड होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी के कंट्रोल लाइफ चीज के एक्शन पे या किसी भी चीज पे तुम्हारा मास्टरी होना चाहिए, रिजिलियंस, जो भी तुम स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, कोई भी तरीके की नेगेटिविटी है, तुम उससे उभर के आ पा रहे हो, वो चीज की स्किल है तुम्हारे अंदर। तो ये सब की बेसिस पे तुम्हारा पॉजिटिव हेल्थ डेवलप होता है। ओके, यस। नाउ स्पेसिफिकली ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं और पॉजिटिव हेल्थ को वो करते हैं, मैंने फैसिलिटेट करते हैं। वो है तुम्हारा डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट। पांच ही है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन दो में से किसी पे भी आ सकता है। पहली बात तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आएगा 1 मार्क का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी क्या आता है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा तुम्हारा एक इसके ऊपर लाइफ स्किल के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन कौन से लाइफ स्किल हैं जो इंसान को सीखने चाहिए जिससे कि वो अपने लाइफ चैलेंजेस को डील कर सके। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल के साथ लाइफ स्किल्स लिखने पड़ेंगे। उसके बाद इस पार्ट में से दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को फैसिलिटेट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर फैसिलिटेट करते हैं, सबसे पहला डाइट। डाइट मतलब बैलेंस डाइट, जंक फूड नहीं, बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट क्यों कि बैलेंस जब तुम अच्छा जब जो डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है, सिर्फ कार्ब्स, सिर्फ फाइबर, सिर्फ प्रोटीन नहीं, सबका बुफे। कार्ब्स भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, सब कुछ होने चाहिए उसमें। तो डाइट, बैलेंस डाइट जो होता है, बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे तुम्हारा मूड अच्छा होगा, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तो ये बच्चों वाली बातें हैं, है ना। लेकिन जब ये तो एग्जाम में आए हो तुम ये सब नहीं लिखते हो, प्रॉब्लम ये है, तुम बोलोगे दीदी ये तो हमें सब पता है, लेकिन तुम ये करते नहीं हो। डाइट की अगर मैं बात करूँ तो डाइट कैसा, बैलेंस क्यों, मूड अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी होगी, तुम्हारे मसल स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, इलनेस कम होगी, तुम्हारा इम्यून अच्छा होगा, इम्यून अच्छा होगा तो तुम स्ट्रेस से वैसे भी डील कर लोगे। और बस वही वाली बात है। तो हेल्दी लिविंग का क्या है, तुम 3 टाइम, 3 मील्स अ डे, 3 मेन मील्स मीन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों करो, है ना। और बैलेंस डाइट खाओ, क्योंकि तुम्हारा कितना तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब तुम्हारा, तुम किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हो से ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारी एक्टिविटी लेवल क्या है, तुम्हारी सेडेंटरी है, मॉडरेट है या बहुत एक्टिव हो तुम, उस पे तुम्हारा जेनेटिक मेकअप क्या है, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री क्या है, तुम कहाँ, तुम्हारा क्लाइमेट है, तुम कौन सी जगह पे रह रहे हो, सब चीज पे तुम्हारा डाइट डिपेंड करता है। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। यस, जो क्या लोग खा रहे हैं और कितना वो लोग बेकर, कितना उन लोग का वजन है, ये सब चीजों में बिहेवियरल प्रोसेस आता है। तो एक इंसान का ये होता है कि वो वेट भी मेंटेन रखे और हेल्दी डाइट भी खाए। वैसे बाकी लोग का तो होता है सब कुछ हेल्दी बैलेंस रखे, लेकिन कुछ कुछ होता है कि इतना खा लेते हैं कि वो ओबीज हो जाते हैं। तो और जब भी हम स्ट्रेस होते हैं तो हमें कंफर्ट फूड चाहिए। कंफर्ट क्या, जंक फूड, ज्यादा शुगरी प्रोसेस पैकेज्ड फूड, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, चॉकलेट हो गई, है ना, खाने का मन कर रहा होगा ना तुम लोग का। हेल्दी खाना खाना शुरू कर दो तुम लोग, ठीक है, डांट खाने वाली हरकतें करनी है बस। बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट खाते हैं, ठीक है, क्यों, जिस इससे तुम्हारा पॉजिटिव हेल्थ अच्छा होता है, हमारी हेल्थ पॉजिटिव होती है, ये खाने से नहीं होती है। ठीक है, तो डाइट। उसके बाद यू हैव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अभी अपन दोनों लोगों ने ऊपर पढ़ा कि रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है क्योंकि उसमें स्ट्रेस कम होता है, कोपिंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में पढ़ा था। यस, यहाँ पे भी बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारी स्टडीज हुई है ये जानने के लिए कि एक्सरसाइज और पॉजिटिव हेल्थ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर तुम एक्सरसाइज ज्यादा करते हो तुम्हारी हेल्थ भी ज्यादा होगी, तुम्हारी हेल्थ और अच्छी होती है। लेकिन अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है हेल्थ और फिटनेस के बीच। ऑल्सो इंडिविजुअल सारे मेजर्स लेता है, सारे तरीके, सारे तौर तरीके अपनाता है जिससे कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज जो है तुम्हारा एक ऐसा लाइफस्टाइल चेंज है जिसको हर कोई बोलता है।
क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, वेट कम होगा, तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। ये सब तो तुम्हें पता है ना। एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, इम्यून अच्छा होता है, तुम्हारा स्ट्रेस, स्ट्रेचिंग, जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, योगिक आसन है या एरोबिक एक्सरसाइज है जैसे स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सब, इन सब से भी तुम्हारा गुड हेल्थ बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होता है, ऐसे वाला जो करते हो ना इस तरीके से, तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो तुम्हें बहुत काम की, क्योंकि तुम्हारी मसल स्ट्रेच हो रही है और जब तुम उसको रिलैक्स करते हो तो तुम्हें बहुत आराम लगता है, तुम्हें बहुत काम फील होता है, तो वो कामिंग इफेक्ट। उसके बाद अगर तुम एरोबिक की बात करो तो तुम इसमें जो तुम्हारी बॉडी का अराउजल है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है बॉडी का। तो हेल्थ बेनिफिट्स जो है बहुत सारे हैं एक्सरसाइज के, जिसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है। और फिटनेस से तुम्हारा सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितने ही नेगेटिव सिचुएशंस आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम रोज एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो तुम्हें स्ट्रेस बहुत कम होगा, भले ही वो बहुत स्ट्रेसफुल हो, लेकिन तुम ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही इतनी थकी होती है, तुम्हारी बॉडी इतनी शांत हो जाती है, काम हो जाती है, कि तुम्हें स्ट्रेस दूर दूर तक छू नहीं पाता। ठीक है, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच, सोच तो पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, एटीट्यूड मतलब एक विश्वास, एक अपनी ऐसी थिंकिंग, वैसा एक अपनी राय कायम तुम्हें रखनी पड़ेगी, ऐसा एक विश्वास। ठीक है, तो पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग जो है ना, वो तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड, तुम यहाँ से स्ट्रांग हो ना, तो तुम्हारा हेल्थ भी पॉजिटिव ही होगा, वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ से थोड़े से ढीले हो, ढीले इन सेंस मतलब स्क्रू ढीला नहीं, तुम स्क्रू नहीं ढीला, बेसिक कहने का मतलब है, अगर तुम यहाँ से तुम थोड़ा सा माइंड से ना तुम थोड़े नेगेटिव हो, नेगेटिव थिंकिंग में है, तो तुम नेगेटिवली ही फील करोगे हर चीज। तुम्हें हर चीज पॉजिटिव तरीके से देखने की तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें ना एक बार में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। पहली बात, देखने का नजरिया बदलो, परसेप्शन बदलो चीजों को देखने का। किसी भी चीज को देखो पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव में मत देखो। हैविंग अ फेयरली एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो हो रहा है उसको सही तरीके से देखो, अच्छे से देखो, सही देखो। उसके बाद जिंदगी का एक पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओ, उसको टॉलरेट कर पाओ, मतलब दूसरों के टॉलरेट, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझो, टॉलरेट, और उसको टॉलरेट करो, उसको सहो। ये नहीं कि दूसरे ने ऐसा बोल दिया फिर क्या ही बोल रहा है, क्यों ही बोल रहा है, वो वाली फीलिंग नहीं आए। तो एक्सेप्टिंग एंड टॉलरेटिंग द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर, और क्रेडिट लो अपनी जिंदगी में, जो भी तुम अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए क्रेडिट लेना सीखो, और अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उसका ब्लेम भी एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि वो दूसरों पे ठोक दो, और अच्छाई अगर जो तुमने अच्छा किया तुम उसका क्रेडिट लो, नहीं। हर चीज तुम्हें अपने बलबूते पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहली बात, नजरिया बदलो, अच्छे नजरिए से देखो कोई भी चीज को, जो जैसे हो रहा है उसको वैसे ही देखो, सही से देखो। जो भी जिंदगी का पर्पस है, एक तुम्हारी जिंदगी का पर्पस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में जिम्मेदारी होनी चाहिए। तुम दूसरों का व्यू पॉइंट समझ पा रहे हो, तुम दूसरों का मतलब जो भी उनके ओपिनियंस है, हर चीज को तुम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट, जो भी उन्होंने, अगर तुमने कुछ अच्छा किया तो उसका क्रेडिट भी लो, अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसको, उसकी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, उसको अपने आप को ब्लेम भी करो उसके लिए। फाइनली, हर तरीके के आइडियाज के लिए अपना ये खोल के रखो, बंद मत करो, खोलो। क्योंकि जब लोगों से मिलोगे, बात करोगे, समझोगे लोगों के व्यू पॉइंट्स, तुम बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। ठीक है, और अच्छा एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखो, विद द एबिलिटी कि तुम अपने ऊपर हंस सको, कि और चीजों को एक अच्छे से पर्सपेक्टिव, लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, कि पॉजिटिव एटीट्यूड करने के कुछ तरीके। ठीक है, अब है पॉजिटिव थिंकिंग। थिंकिंग क्या, सोच। पॉजिटिव थिंकिंग से तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम होता है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या, सकारात्मक, ऑप्टिमिस्टिक सोच, कि सब अच्छा ही होगा, अंत में अभी ऐसा कुछ हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अंत में जाके सब अच्छा होगा, वो वाली सोच। इससे आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है, फिजिकल वेलबींग, होलिस्टिक वेलबींग तुम्हारा बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट में। तो
लोगों का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग तरीके से कोप करने के लिए। जैसे कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो अगर उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो उसको उस तरीके से, अच्छा इट इज माय अपॉर्चुनिटी कि मैं अच्छा इंप्रूव कर सकूं। लेकिन अगर पेसिमिस्टिक, नकारात्मक सोच वाले लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा था, ये तो होना ही था, मुझे तो पता था। नेगेटिविटी में रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिविटी में रहते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट टेंड टू अज्यूम दैट एडवर्सिटी कैन बी हैंडल्ड सक्सेसफुली, जबकि पेसिमिस्टिक सोचता है कि इससे और क्या बुरा हो सकता था। ऑप्टिमिस्टिक कोई भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम फोकस पे ज्यादा फोकस करते हैं और लोगों से राय मशवरा करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि हम इसको कैसे डील कर सके, लोगों से हेल्प करते हैं। पेसिमिस्ट क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी उसको इग्नोर कर देंगे, वो अवॉइडेंस में रहेंगे और गिव अप कर देंगे। अगर उसे नहीं हो पाएगा, उनको लगेगा ये बहुत स्ट्रेसफुल है, गिव अप कर देंगे, सीधा गिव अप करेंगे, ज्यादा दिमाग भी नहीं खर्च करेंगे। गिव अप करने, क्योंकि उससे उनको स्ट्रेस हो रहा है उससे, तो क्या करना है, उसको डील नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना, उसको अवॉइड कर देना। तो ये है ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक की थिंकिंग। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक पे यू कैन एक्सपेक्ट अ 2 मार्कर क्वेश्चन कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अ सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है, लोगों की हेल्प करना। तुम्हें कोई कितनी सोशली हेल्प कर रहा है, तुम्हारी कोई हेल्प कितनी कर सकता है, सोशली तुम कितने अवेलेबल हो। तो सोशल सपोर्ट मतलब तुम्हारे, जब भी तुम परेशानी में हो, जब भी तुम दुविधा में हो, मसले में हो, तुम्हारे आजू बाजू कितने लोग हैं कि वो तुम्हारे, कुछ कुछ नहीं बोला मैंने, तुम्हारे मतलब आजू बाजू में कितने लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प करने आ सकते हैं, जो तुम्हारे लिए खड़े हो सकते हैं तुम्हारी मुश्किलों में। दैट इज सोशल सपोर्ट। तुम किस किस के पास हेल्प मांगने जा सकते हो। तो सोशल सपोर्ट इज डिफाइंड एज अ एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल जिनके ऊपर तुम भरोसा जता सकते हो, जिनके ऊपर तुम रिलाय कर सकते हो। पीपल हु लेट अस नो दैट, वो लोग जो हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमारी केयर करते हैं, हमारी वैल्यू करते हैं, हमें प्यार करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एवरीडे यही कहती हूँ, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा है, तो जस्ट रीच आउट, ठीक है। तो तुम्हें मैं इमोशनल प्लस सोशल सपोर्ट में दे सकती, है ना। तो जो लोग बिलीव करते हैं कि वो लोग किसी एक अच्छे सोशल नेटवर्क, उनके आजू बाजू, सोशल नेटवर्क मतलब उनके अच्छे लोगों से मतलब ताल्लुकात हैं, वो अच्छे लोगों से मतलब लोगों के अराउंड रहते हैं, लोगों जब भी एक फोन कॉल घुमाएंगे, कोई ना कोई तो उनके पास आ ही जाएगा। तो उन लोगों के अंदर ये होता है, someone who believes that he or she belongs to a social network of communication and mutual obligation, उनको सोशल सपोर्ट मिलता है। सोशल सपोर्ट भी बहुत तरीके का होता है। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन मतलब मैंने कहा तुमने सुना, तुमने कहा मैंने सुना, ऐसा म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ ऑपोजिट नहीं। और कम्युनिकेशन अच्छा, सबसे पहला परसीव्ड सपोर्ट। परसीव्ड सपोर्ट, परसीव सपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा सपोर्ट जो मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा तो मैंने सोचा था, ऐसा परसीव्ड, है ना। क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट जो हेल्थ से पॉजिटिवली रिलेटेड है और वेलबींग से रिलेटेड। क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, ये तो एक ऐसा सपोर्ट है मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं परसीव कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा मिले, है ना। और ये डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क क्या, वेरा सोशल नेटवर्क क्या होता है, एक सेकेंड ना। तो एक्चुअली दो होता है, एक होता है परसीव सपोर्ट, एक होता है सोशल नेटवर्क। परसीव सपोर्ट मतलब कैसा मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इस टाइप का मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि जैसा अगर अच्छा क्वालिटी का सपोर्ट होगा उसकी वजह से मेरी वेलबींग की भी अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं सोशल नेटवर्क की बात करूँ, तो सोशल नेटवर्क मतलब कितने क्वांटिटी, मेरी सोशल सपोर्ट की क्वांटिटी कैसी, कितने लोग एक्चुअली है मेरे पास, ठीक है। वो जो होता है वो वेलबींग से अनरिलेटेड होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत डिमांडिंग है। तो एक होता है परसीव, जो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये मेरा अच्छा है, और एक होता है सोशल नेटवर्क, दैट इज क्वांटिटी। तो स्टडीज ने रिवील किया कि जैसे हम लोग, जैसे फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, जब भी उनको, क्योंकि उनको स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा होता है तो उनके पास सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि उनके पास उनकी दोस्त हैं, उनके पास उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं। तो विमेन जो है लाइफ, जब उनको कभी भी किसी भी तरीके की लाइफ इवेंट स्ट्रेस में जब वो उनको बहुत ज्यादा होता है ना, तो
वो लोग कभी भी अपने फ्रेंड के पास, किसी के पास भी जब जाती है तो उनको कम परेशानी होती है, वो कम डिप्रेस फील करते हैं, उनको कम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन अगर मैं सोशल सपोर्ट की बात करूँ तो सोशल सपोर्ट क्या होता है? किसी भी तरीके के स्ट्रेस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। तुम्हारे साथ जब 4-5 लोग खड़े होंगे ना तो वो तुम्हें उस स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करते हैं। तो जिन लोगों का सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है ना, वो लोग स्ट्रेस बहुत कम फील करते हैं जब वो स्ट्रेस को ऐसे रूबरू मिलते हैं, उससे जो मुकाबला करते हैं और बहुत अच्छे से डील। तो दोनों ही जरूरी है। एक है परसीव कि उसको लगता है कि हाँ यार मेरा सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा है, मैं तो कुछ कर दूंगा। एंड सोशल नेटवर्क इज बेसिकली तुम्हारे साथ में कितने लोग उस समय एक्चुअली प्रेजेंट। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। अब सोशल सपोर्ट ना कुछ कुछ फॉर्म में होता है। एक होता है टेंजिबल, मतलब मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, पैसा हो गया, कुछ रिवॉर्ड हो गया, कुछ चीजें हो गई उसकी फॉर्म, सर्विस की फॉर्म। जैसे बच्चे को अगर बच्चा जब अपने दोस्त को कोई नोट देता है तो वो मटेरियलिस्टिक, वो टेंजिबल रिवॉर्ड है। ठीक है, उसका दोस्त छुट्टी पे था क्योंकि वो बीमार था, तो उसके दोस्त ने क्या किया, उसको नोट्स दे दिए। तो वो हुआ मटेरियलिस्टिक टेंजिबल रिवॉर्ड, टेंजिबल सपोर्ट। एक होता है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, जहाँ पे हम अपने जो भी लोग परेशान है उनको गाइडेंस देते हैं। जैसे अब एक तुमको करियर के बारे में बहुत प्रॉब्लम, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी फैमिली से बात करोगे, तुम अपने काउंसलर से बात करोगे, तुम अपने दोस्त से बात, तो ये तो तुम्हें क्या करेंगे? ये तुम्हें इंफॉर्मेशन सपोर्ट देंगे, तुम्हें एक इंफॉर्मेशन से हेल्प करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करके हेल्प करेंगे। तो as a student is facing a stressful event such as difficult board exam, if provided information by a friend who has faced a similar situation, would not be only able to identify the exact procedure but also facilitating determining what resource and coping strategies is important. समझ में आया? तो ड्यूरिंग द टाइम वन में एक्सपीरियंस, अच्छा ये तो सब इमोशनल, इंफॉर्मेशन समझ में आया। दोस्त ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम लिख चुका है, अब तुम्हारी बारी है बोर्ड एग्जाम लिखने की, तो तुम क्या करोगे? उस दोस्त को अप्रोच करो, तो वो दोस्त तुम्हें बताएगा कि भाई तू ऐसे पढ़, तू इनकी क्लास देख, तू इनका मैराथन देख, इन्हीं से सब कुछ आता है, ये नोट्स पढ़, वो कर। तो उसने तुम्हें पूरा इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे दिया कि उस स्ट्रेस से तुम डील कैसे कर सकते हो। अब कभी कभी ऐसा होता है जब भी तुम्हें स्ट्रेस होगा तो तुम्हें इमोशंस भी होंगे और नेगेटिव इमोशंस होंगे। तो तुम एंशियस फील करोगे, सैड करोगे, फील अकेला अकेला, बेबस फील करोगे, होपलेस हेल्पलेस फील करोगे, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। उस टाइम पे तुम्हें कुछ लोग इमोशनल सपोर्ट भी देंगे, तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देंगे। कैसे? तुम्हें रीअश्योर कि तुम बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम हो तो सब कुछ, तुम नहीं तो कुछ नहीं, वो वाला रीअश्योरेंस तुम्हें दिया जाएगा, है ना? तो रिसर्च ने यही दिखाया है कि सोशल सपोर्ट जो होता है हमारे किसी भी तरीके की डिस्ट्रेस को, स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर देता है। और सोशल सपोर्ट से हमारी वेलबींग बहुत अच्छी होती है, और इससे हमारे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जो दे भी रहा है और जो ले भी रहा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फाइनली खत्म होता है। हमने मीटिंग लाइफ चैलेंजेस खत्म कर लिया। यस, एक और चीज रह गई है छोटी सी। द थिंग इज, मैंने ना तुम्हारा ये पार्ट 7 है और पार्ट 5 मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, अगर तुमने देखा था। बट क्या हुआ, गलती से ना मैंने ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम और लाइफस्टाइल, मैंने गलती से डिलीट हो गया। तो मैं ये वाला भी अभी जल्दी ही इसको रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगी, फिर तुम इसको देख लो। ठीक है? तो इसी के साथ अपन लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इस चैप्टर का थोड़ा सा जो ये समरी है ना, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। और जो ये वाला पार्ट है ना, रिव्यू वाला, क्वेश्चंस, ये जो ग्लॉसरी है ये वाला जो है, और जो आपकी प्रैक्टिस शीट है, ये सब हम पढ़ेंगे उस दिन, ये सब हम पढ़ेंगे कल, दैट इज संडे को। हम इसको खत्म करेंगे और मंडे से हम चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे। ओके? तो अगर मैं समरी की बात करूं तो सबसे पहला स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ना ही वो एक स्टिमुलस है, ना वो रिस्पॉन्स है, वो दोनों ही है। ठीक है? इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में ये कभी स्टिमुलस बन जाता है, कभी रिस्पॉन्स, तो ये इट इज इंटरचेंजिंग इसका वो है। उसके बाद हमारे 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं, फिजिकल, इमोशन, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो कौन कौन से हैं? जैसे लाइफ इवेंट्स हो गए, तुम्हारे हैसल्स हो गए, एवरीडे की चिक चिक हो गई, या ट्रोमैटिक
इवेंट्स हो गए, है ना। उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा होता है, फिजिकल इमोशनल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है और बिहेवियरल होता है। यस। फिर हमने कोपिंग पढ़ा। कोपिंग क्या होता है, उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को डील करने का तरीका। तो इट इज अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। ठीक है। तो तीन तरीके की कोपिंग है, एक है टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। किसने दी है, एंडलर एंड पार्कर ने। एक और होता है जो प्रॉब्लम फोकस और इमोशन फोकस पे करता है काम, कोपिंग। ये किसने दी थी, लैजरस एंड फोकमैन ने। अब प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग क्या होता है, वो सीधा एनवायरनमेंट जहाँ से स्ट्रेस आया उसको पूरा चेंज करता है, और उसको चेंज करने के बाद क्या क्या हम सिचुएशंस ले सकते हैं, क्या रिस्पॉन्स ले सकते हैं उससे डील करने का, उसको यूज कर लेता है, जिससे कि इवेंट की जो खतरे की वैल्यू है वो कम हो जाए। एंड देन वी हैव इमोशन फोकस्ड, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को चेंज करते हैं और अपने आप को कोई भी तरीके की इमोशनल डिस्ट्रप्शन से कम करनी, जो कि उस इवेंट से जो भी हमें इमोशंस फील हो रहे हैं वो हमें कम हो, तो उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हमारी लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छी हो सके, जिससे हम स्ट्रेस डील कर सकें, जिससे हम कोपिंग भी अच्छी कर सकें। तो क्या क्या लाइफ लाइफ स्किल्स हैं, असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, और क्या है, रैशनल थिंकिंग, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, सेल्फ केयर एंड ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। ये सब कुछ ऐसे लाइफ स्किल हैं जिससे कि तुम अपने जिंदगी के लाइफ चैलेंजेस को डील कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे तुम्हारी हेल्थ पॉजिटिव हो और तुम्हारी वेलबींग भी अच्छी हो। क्या क्या है, डाइट, एक्सरसाइज, उसके बाद क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एंड तुम्हारा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट। तो यही है कि हमें अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे से रहना है, बैलेंस वे में रहना है। हमें कोई भी जो अनहेल्दी तरीका है स्ट्रेस से डील करने का उसको अवॉइड करके सही अडेप्टिव तरीका जो ये सब है ना, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि और ये सब तरीके हैं जिससे कि हम स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, स्ट्रेस को हेल्दी वे में डील कर सकते हैं, क्योंकि अनहेल्दी का हमारी ही लाइफ पे लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इट इज बेटर फॉर अस कि हम इसको अच्छे से डील करें, क्योंकि अनहेल्दी में तुम्हारी स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सारी चीजें होती है, इससे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को टेम्परेरी बेसिस पे तो बहुत अच्छा है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव होते हैं, ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ इसके बारे में, इसीलिए कोई ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना तुम। ठीक है, ओके। सो विद दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर। ठीक है, तो आई होप तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी दुविधा नहीं होगी। कल हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी प्रैक्टिस शीट एंड ग्लॉसरी करके खत्म कर देंगे। ठीक है, सो आई होप तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में शुरू से लेके अंत तक आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। And that's all for today. Thank you so much for watching this video and मेरे साथ इतने लंबे टाइम तक बने रहने के लिए। ये 7 पार्ट्स में हमने इसको खत्म कर दिया। कल पार्ट 8 इसका होगा एंड उसके बाद हम पार्ट चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ठीक है, मंडे को। So with this we have come to an end. That's all for today. और तब तक के लिए अपना ढेर 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 सारा ध्यान रखो। ऑलमोस्ट हमारे खाने का भी समय हो गया है, तुम भी खा लो, मैं भी थोड़ी देर के बाद खाना खा लूंगी। Until then, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो, देखो स्ट्रेस से डील करने के तरीके भी मैंने बताए, तो अपनी जिंदगी में उसको इनकॉर्पोरेट करो एंड सब हो जाएगा। ऑलवेज ओके। So see you tomorrow at same time, that is 7 p.m. at the same platform. Till then, take care, lots of love.